आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं मंजुल भारद्वाज जी। मंजुल भारद्वाज जी जो हैं वो एक बहुत बड़े रंगकर्मी हैं और थिएटर ऑफ रेलिवेंस को लेकर काफी सक्रिय हैं। और जैसे कि मेरी इनसे बातचीत हो रही थी तो ये कई सालों से ये बहुत सक्रिय हैं और स्टेज भी और ओपन थिएटर भी और नुक्कड़ नाटक भी ये काफी कर रहे हैं। तो मंजुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी। और मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और बस थोड़ा सा ये है कि बातचीत शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि, और हमारे लोग दो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप जो है वो अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। बड़ा बड़ा मुश्किल सवाल है और भारतीय है दर्शन ही है अपने आप को जानना। तो चंद बातें जो है मैं कह दूं कि मैं पूरा समय रंगकर्म करता हूं, 32 साल से कर रहा हूं। किसी सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी धन्ना सेठ से एक पैसा नहीं लेता हूं। हिंदी रंगकर्म पे जिंदा हूं और रोजी रोटी चल रही है, और रंगकर्म को रंगकर्म की तरह से करता हूँ। एक खास बात है कि एक काम करने के तरीके से पहचाना जाता है रंगमंच पर, जैसे कि अभिनेता हो गए, जैसे लेखक हो गए, निर्देशक हो गए। मुझे लगता है इन ये सब करते हुए मैं एक चिंतक हूँ, और 12 अगस्त 1992 से एक नए नाट्य चिंतन या रंग दर्शन को का सूत्रपात किया है, जिसका नाम है थिएटर ऑफ रेलेवेंस। नहीं, वो तो थिएटर ऑफ रेलेवेंस पे तो हम बात करेंगे ही। थोड़ा बताइए कि मतलब बचपन से लेकर के और पढ़ाई के दौरान नाटक में रुचि कैसे हुई है आपकी, और आपके मतलब बेसिक पढ़ाई वगैरह कहाँ कहाँ हुई है, कैसे कैसे हुई है, ये भी थोड़ा लोग जानना चाहेंगे ना आपके बारे में। देखिए, मैं बहुत बार ये सवाल आता है। मेरी पैदाइश हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुई, और फौज और खेती से हमारा संबंध है। और उसके बाद मैं पहला एक साइंस ग्रेजुएट हूँ अपने गांव का। और जब ये हुआ कि आपके करियर बनने की बात आती है, तो उस समय इंजीनियर, ओवरशियर और डॉक्टरी का बड़ा बोलबाला था। पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मेरे में योग्यता होते हुए भी मुझे यहाँ नहीं जाना है। और जब ये तय हो गया कि भाई डॉक्टर नहीं बनना है, या मैं ये बहुत दोहरा दूं, योग्यता होते हुए भी मैंने ये निर्णय लिया। उसके अलग अलग समय है कि एक स्पंदन है, जब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में मैं पढ़ाई कर रहा था, तब वहाँ मेडिकल कॉलेज भी था। और बाहर जो एक्सीडेंट के केस या जो रक्तपात मैंने देखा, और उसके बाद एक लापरवाही जो मैंने देखी कि किस तरह से पड़ी रहते हैं एक शरीर व्यक्तियों का, और उनकी देखभाल किस तरह से होती है। मैं समर्पित डॉक्टरों पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आज मुझे ये पता है कि माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर इसलिए बनाना चाहते हैं कि उस पे धन बरसता है, और मौत का डर दिखा करके जो है वो जिंदगी बेची जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई एक अवधारणा लेके बैठा हूँ। समर्पित डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बीमारों की संख्या बढ़ती जाती है, और डॉक्टर के पास एक बंगला, फिर दो बंगला, फिर गाड़ियां, और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे जब ये लगा तो मैंने शोध किया कि मैं क्या करूं। तो यूनिवर्सिटी में मुझे नाटक की किताबें मिली कुछ। उसमें से बलराज साहनी की किताब और उनका जो संस्मरण है वो बड़ा, उसने मुझे बड़ा प्रेरित किया। और उसके बाद हम एक स्कूल खोल चला रहे थे सब दोस्त मिलके।
तो उसमें जो है वो ये असर हुआ कि चूंकि परफॉर्मिंग आर्ट से मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन दिखने में ठीक ठाक और अपने उससे तरीके से, तो मुझे उस स्कूल में जो हम मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, वंचित तबके के लिए सारे दोस्त मिलके एसटी के खोले हुए थे, तो उसमें जो 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो एक दिन आता है, तो उसमें सबसे जो वंचितों में वंचित बच्चे मुझे दिए गए और बोले कि इनका कुछ आप तैयार कराइए। तो देशभक्ति के गाने, ऐ मेरे प्यारे वतन, या जो भी हो, उस तरह के गानों से हमने कार्यक्रम तैयार किया। और वो जो वंचित यानी फिसड्डी बच्चे जो पढ़ाई में कहे जाते हैं, माने जाते हैं, उन्हें उन्होंने सबका दिल जीत लिया, मोह लिया, और उस दिन वो मेरे सितारे थे। तो वहां से मेरा एक परफॉर्मिंग आर्ट के प्रति, उसकी ताकत के प्रति रुझान हुआ, और मैंने ये तय किया कि मुझे रंगकर्म करना है। सो वहां से मेरी थिएटर के प्रति, रंगकर्म के प्रति एक रुचि बनी, और मैं कहूँ कि वो जुनून में बदल गया। तो हरियाणा से मुंबई आने का सफर कैसा, मतलब कैसे मुंबई आप पहुंचे, ये भी थोड़ा सा। मुंबई का, हाँ, मुंबई का सफर बहुत साफ है कि एक वो आप बैठ के जब पढ़ाई करते हो आप समझते हो, और एक मेरे अंदर एक खास बात यह है कि मैं इंट्यूशंस को बहुत फॉलो करता हूँ। और तो मुझे ये लगा कि ऐसी जगह पे जाना है जहाँ मेरे खानदान में कोई नहीं गया हो, और मेरे पास पड़ोस में एक दिल्ली भी है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल्ली मुझे शुरू से ही भाया नहीं, हालांकि मैं बहुत विजिट करता हूँ, बहुत वो करता हूँ, मेरे मेरा एक घर भी है दिल्ली में। और मुझे ये समझ में आया, उतना उतना डिटेल नहीं था मेरे पास, आंकड़ा नहीं था, लेकिन मुझे ये है कि मुंबई में रंगकर्म होता है, और लोग पता नहीं क्या क्या करने आते हैं बम्बई में, लेकिन मैं बम्बई में रंगकर्म करने आया। और यहाँ जब आया तो देखा कि मेरे पे भी वो जुनून सवार था जो बाकी रंगकर्मियों में होता है। अ, उसका जब आप सवाल पूछेंगे तो मैं और जानकारी उसके बारे में दूंगा। लेकिन ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं यहाँ आया, तो भीड़ एक तरफ से दूसरी तरफ सुबह जाती है, शाम को दूसरी तरफ से वापस उसी जगह में आती है। और वहां जब छानबीन की तो बड़ा मजा आया, और एक अलग तरह का अनुभव रहा। और मैं मुंबई का हो गया, मुंबई मेरी हो गई। और आज ये है इन 32-35 सालों में, और विशेषकर 1992 के बाद, कि वो इतनी विशाल मुंबई में जहाँ 2.25 करोड़ की जनसंख्या है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने नाटक नहीं किया हो। चाहे वो नामचीन नाट्यगृह हो, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो बस्तियां हो, चाहे वो बौद्ध मंदिर का हॉल हो, चाहे स्कूल हो। सो ये विशाल कार्य कर पाया हूँ मुंबई में रहते हुए। मुंबई में ये आपने जो थिएटर ऑफ रेलेवेंस की स्थापना आपने की है, कि ये पहले से चल रहा था और आपने इसे कंटिन्यू किया? नहीं, ये 12 अगस्त 1992 को मैंने इसका सूत्रपात किया है। और इसकी कथा ये है कि जैसे जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तो 3-4 नाम जो है वो क्या नाम है, भारतीय रंगकर्म पे बड़े कब्जाए हुए थे। जिसमें से नाटककार में मोहन राकेश की बात करें, यहाँ मुंबई से तेंदुलकर की बात करें, फिर नाटक करने वालों में फिर बादल दा की बात करें, तो बहुत सारा ऐसा वो था। लेकिन ज्यादातर जो स्ट्रीम थे वो अनुदित नाटकों से भरे हुए थे, जैसे कि शेक्सपियर का बड़ा बोलबाला था। और दूसरे जो तबके के लोग हैं उनमें चेकव का बहुत बोलबाला था, बर्टोल्ट ब्रेख्त का बहुत बोलबाला था। तो बर्टोल्ट ब्रेख्त का द एक्सेप्शन द रूल नाटक करते हुए शेक्सपियर के नाटक हेमलेट करने की हमने ठानी, और पृथ्वी थिएटर में उसके शोज हुए। लेकिन उसमें जो क्लाडियस का जो कैरेक्टर कर रहा था तलवारबाजी में, उसकी आंख पे यहाँ लग गया, आंख बच गई, और वो मेरा नाटक जो है वो 4 शो के बाद बैठ गया। उस वक्त मेरी उम्र जो है 20-21 के आसपास थी। तो उस समय में पूरे 60-70 लोगों की टीम को लेकर के, अलग अलग लोगों को लेकर के वो नाटक करना, उसका खर्च वहन करना, या जो भी जवाबदारियां हैं। और चौथे, और वो ये बिल्कुल बैठा दिया गया था मेरे अंदर कि बस अब बाकी तो महानायक घर बैठेंगे, और
टू बी और नॉट टू बी, सर लॉरेंस ऑलिवर, रिचर्ड बर्टन, जॉन गिलिगुड, इन सब उससे वो होते हुए कमाल हो जाएगा। लेकिन शेक्सपियर की जो त्रासदी है, या कहें उस नाटक का जो नायक की जो त्रासदी है, वो मेरे जीवन में त्रासदी हो। एक तो ये कि मेडिकल मेडिकल करियर छोड़ दिया, दूसरा ये कि ऐसे अनजान फील्ड में एक्सप्लोर कर रहा है जो कोई कोई खानदान का नहीं है। तो जो क्रश होता है ना, जैसे आशिकों का दिल टूटता है, वैसे ही मेरे साथ कुछ एक कथारसिस हुआ। और उस कथारसिस में मुंबई में वाकिफ है आप कि 4 महीने जम के बारिश होती है। तो जून में हमारा प्रयोग हुआ था और उसके बाद बारिश हुई, और मैं एक किराए के मकान में रहता था। और नाटक का जो सेट है, किले का जो सेट है, वो पूरे उसके पिलर्स मेरे घर के सामने बाहर पड़े हुए थे। बारिश हो रही थी मुंबई में, बारिश से वो पिलर गल रहे थे और मैं भी अंदर ही गल रहा था। मतलब करीब करीब वो दिन, ये मतलब 100 सवा 100 दिन थे, वो मैंने बंद कर लिया था कमरे के अंदर। बस बाहर लेने जाता था मैं ब्रेड या जो भी खाने का जो सामान है। तो वो जो टपरी वाला है जिसको बम्बई में बोलते हैं, वो टपरी वाला मुझे रोज पूछता था, अरे आपका नाटक वाटक कब होगा? मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जले पे वो तेजाब छिड़क रहा है, नमक नहीं तेजाब। और गुस्सा अंदर ही अंदर बॉयल हुआ, काफी मंथन हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ। लेकिन अरविंद भाई, 100वें दिन मैंने उस दुकानदार की बात सुनी कि वो कह क्या रहे हैं। उसने वो कह रहा था कि आपका नाटक वाटक कब होगा। तो उसकी लाइन सुनने के बाद मेरे मन में प्रति प्रश्न आया कि ये आदमी ये क्यों नहीं कह रहा है कि हमारा नाटक कब होगा। यानी कि भारत, और मुझे पूरा वो सिल्वर लाइन जो मिला कि भारत में जो नाटक होता है उसका दर्शकों से कोई जुड़ाव नहीं है। दर्शक आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो ठीक, बाकी अपने स्वयंभू बने हुए कुछ लोग घूमते हैं जो 4-5 नाटक करने के बाद फिर सिनेमा में अपनी आप मुक्ति खोजते हैं। खैर, उनका अधिकार अख्तियार है, खोजे। पर उस लाइन ने, यानी कि मेरे को उस दर्शक ने रंग कर्म का सिद्धांत जो है मेरे अंदर पैदा किया। और तब मैंने दुनिया के तमाम नाटक के जो सिद्धांत हैं उनको खंगोला, जाना, अध्ययन किया, और अपने रंग दर्शन थिएटर ऑफ रेलेवेंस का सूत्रपात किया, और जिसको विधिवत क्रियान्वयन के लिए मैंने तारीख मुकर्रर की। और उस दिन से मैं लगातार वो कर रहा हूँ, 12 अगस्त 1992। ओके, यहाँ पर एक सवाल है कि आपने इसका नाम थिएटर ऑफ रेलिवेंस क्यों रखा? इसमें रेलिवेंसी इसमें क्या है, मतलब ये जरा मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, इसलिए रखा है इसका नाम कि इसका अंग्रेजी या भाषा से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी बात को, बहुत सारे भाषा के शब्द ऐसे हैं जो आप उपयुक्त भाषा में, ज्यादा किसी एक विशेष भाषा में ज्यादा अच्छा वो अभिव्यक्त होता है। और जैसे यहाँ बहुत सारा प्रचलित है, सरोकारों का नाटक, सरोकारों से नाटक, प्रासंगिक नाटक, पता नहीं क्या क्या है। और उसके हर एक शब्द में एक अपने आप वो बदल दिया जाता है। रेलेवेंस का मतलब है कि आप जन सरोकारों को, जनता के मुद्दों को आप पूरी निष्पक्षता से रखें। यानी कि प्रतिरोध, या जैसे बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि प्रतिरोध का रंगमंच हो, मैं उनको ये कह दूं कि रंगमंच का मतलब ही प्रतिरोध है। और उस प्रतिरोध को अपने सही प्रतिबद्धता के साथ रखना मेरे लिए उस रेलेवेंस का शब्द है, का अर्थ है। रेलेवेंट शब्द पे बहुत सारे लोगों ने फिर वो कहा कि हम जो करते हैं वो रेलेवेंट नहीं है क्या। नाटकों का रेफरेंस दिया कि क्या लोगों ने नहीं किया। मैंने कहा कि कभी कभी गलती से प्रासंगिक हो जाना अलहिदा है, लेकिन एक वैज्ञानिक तरीके से आप अपने हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश करते हुए उसको जब रियलाइज करते हो, उसको जब उतारते हो जमीन पर, वो एक अलग मायने देता है। इसलिए हमने उसका नाम थिएटर ऑफ रेलेवेंस रखा। इसके 5 फंडामेंटल हैं। पहला फंडामेंटल है कि हम कलाकार अपनी सृजन शक्ति को दुनिया को बेहतर बनाने के लिए समर्पित करते हैं। दूसरा है
ये हमारा मंच ही नहीं है, यानी कि प्रदर्शन ही नहीं करना है, हमें जनता को एक वैचारिक उसके लिए उत्प्रेरित करना है। फिर ये है कि ये केवल माध्यम भर नहीं है, इस माध्यम का एक दर्शन है, एक मुकाम है। फिर ये है कि ये जो है वो एक मंच है, फोरम है, जहां आप अपनी बात रख सकते हो। और पांचवा इसका जो सूत्र है वो है कि ये जीने का तरीका है, एक माध्यम है, ये केवल पेशा भर नहीं है हमारे लिए। तो इन 5 बिंदुओं के साथ हमने 1992 से शुरुआत की। और बड़ा रोचक इसमें किस्सा ये है कि जैसे कहते हैं ना, सर मुंडाए और ओले गिरे, तो जैसे ही हमने अपने आप को 12 अगस्त 1992 को प्रतिबद्ध किया, वैसे ही 6 दिसंबर 1992 ने भारत की विरासत को हिला दिया। बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और बंबई में कत्लो गारत हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, झुलस गई मुंबई। और ऐसे में हमारी जो टीम थी उसको मैंने कहा कि ये कफन है भाई, और ये जो सफेद कुर्ता है ये कफन है हमारा। हमारे कलाकारों में चर्चा हुई, 4-5 घंटे सर्द गर्म हर एक तरह की बात हुई। लेकिन अच्छी बात उस वक्त ये थी कि इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, और उस समय मेरे पास कोई लैंडलाइन नंबर भी नहीं था। तो सारे कलाकारों ने तय किया कि हम अगले दिन 5 बजे मिलेंगे और नाटक करेंगे। और जिस जगह हमने जो नाटक किया, उस वक्त मैंने लिखा था नाटक दूर से किसी ने आवाज दी। तो जिस तरह का जिस जगह वो नाटक किया, वो बिल्कुल हिंदू हृदय सम्राट हमारे जाने जाते हैं, उनके घर के सामने एक बस्ती है जो कि हमारा एक तरह से बॉर्डर बन गया था। और जिस पानी की टंकी पे हमने उस वक्त जब नाटक शुरू किया, तो नाटक का सीन शुरू होता है कि मारो काटो बचाओ, लेकिन मैंने कलाकारों को कहा था फ्रीज हो जाना सीन के बाद। तो 2 मिनट का वो सीन है, तब तक लोगों को लगा वाकई दंगाई आ गए हैं, उन्होंने तलवार लाई और खड़े हो गए। लेकिन जब मैंने वो ऊंची जगह चढ़ के गाना गाया कवि प्रदीप का कि आज के इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पे खो गया, भाइयों में जंग छिड़ी है, उसके बाद उनको लगा ये दूसरा अलग कुछ बात है। हमने घंटे भर की वो प्रस्तुति की कर्फ्यू बाउंड एरिया में, जहाँ कत्लेआम हो रहा था, जहाँ स्पॉट पे हम कर रहे थे, वहां लोगों का कत्ल हुआ था। वहां पर जब 1500 लोगों ने 1 घंटे भर नाटक देखा, और जब मैंने आखिर में कहा इंसान, तो दर्शकों ने कहा जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। तो जो थिएटर ऑफ रेलेवेंस के सिद्धांतों को हमने रखा था 12 अगस्त को, वो हमने जनवरी 1993 आते आते उनको फलीभूत किया। और दर्शकों ने, उस दिन पूरी संभावना थी कि हमारा कत्ल हो जाता या मार दिए जाते या कुछ और घटना होती, लेकिन दर्शकों ने हमारी पुकार को सुना और दर्शकों ने हमें उस मंच से आसमान पर पहुंचाया। और आज तक मुझे नाटक करते हुए कभी दर्शकों की कमी नहीं रही। ये मैं अपने तमाम हमारे से जो साथी जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूँ। जी। अभी आपने कहा कि नाटक अपने आप में एक प्रतिरोध का माध्यम है, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो बहुत कम प्रतिशत नाटक ऐसे होते हैं जो प्रतिरोध को परिभाषित करते हैं या प्रतिरोध को रेखांकित करते हैं या उसको दर्शाते हैं। बाकी तो बुद्धि विलास कह लीजिए या मेन स्ट्रीम का जो थिएटर है, एलिट क्लास के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में, है ना, उन्हीं तक महदूद होके रह जाता है। और नाटकों के इतिहास को देखिए तो से लोक नाट्य परंपरा एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो थिएटर या बैले डांस के फॉर्म में या विदेशों में ये जनरली मनोरंजन के लिए भी किया जाता था। शेक्सपियर के भी बहुत सारे नाटक ऐसे हैं जो एलिट क्लास तक ही महदूद हैं, वो कॉमन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मतलब आप अपने को कैसे अलग करते हैं कि वाकई हमारा जो थिएटर ऑफ रेलिवेंस है या जो हम नाटक करते हैं वो प्रतिरोध को दर्शाता है या आम जनता की आवाज को दर्शाता है या उसकी आकांक्षा को दर्शाता है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो भी आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। दुनिया में 4 तरह का थिएटर होता है।
पहला थिएटर जिसका आपने जिक्र किया, जो सत्ता प्रायोजित होता है, उसका कारण ये है कि कला जो है विद्रोह है। आप कलाकार कब बनते हैं? जब अपने आप से विद्रोह आपके अंदर होता है। और विद्रोह किसी को जला देने के लिए नहीं होता है, विद्रोह आपके विकारों से होता है। विकार का मतलब है आपकी आत्महीनता, विकार का मतलब है आपकी विध्वंसक वृत्ति। तो उससे जब आप एक वैचारिक भाव आप में निर्माण होता है, और मनुष्यता का भाव जब आप में निर्माण होता है, वो मनुष्यता का भाव निर्माण होने की प्रक्रिया को कला कहते हैं। तो जो सत्ता जो है वो डरती है कलाकारों से। और जब मैं सत्ता की बात कर रहा हूं तो सब तरह की सत्ता की बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी रंग की हो, वाम हो, साम हो, वटेवर जो भी हो, दुनिया में उदाहरण है इसके। तो कलाकार की ताकत को कमजोर करने के लिए सत्ता ने उसको नुमाइश तक सीमित कर दिया है। और बड़ा बड़ा ही जो फूहड़ किस्म का मजाक किया है कलाओं के साथ, कि जैसे पेंटर है उनको दीवार पे लटका दो। आप किसी भी पेंटर की जीवनी पढ़ लीजिए, उसमें सबसे बढ़िया महिला को कैसे भोगा गया और कौन सी दारू कैसे पी, ये उसी का परिणाम है। जो आपने अभी नाटककार का नाम लिया, मैंने भी जो जिस नाटककार के उससे शुरू किया अपना रंगकर्म, उसमें शेक्सपियर मुझे बड़ा एक जुनूनी वो था, लेकिन आज मुझे वो लगता है सबसे बेकार कोई नाटककार है इस दुनिया में, उसका नाम शेक्सपियर है। आज से 5 साल पहले जब मैंने फ्रेंच मैगजीन को इंटरव्यू दिया तो वो बड़े स्तब्ध थे। आज भी कईयों की भारत में आस्थाएं चरमरा कर गिर पड़ती हैं, क्योंकि अंग्रेजी में उनको पढ़ाया जाता है, अगर वो उसका विरोध करेंगे तो नौकरी जाने का खतरा है। तो जो सत्ता प्रायोजित नाटक है वो पूरी दुनिया में हो, उसको बाकायदा एक प्रशिक्षण के रूप में रखा जाता है। सरकार पैसा खर्च करती है, अकादमियां बनाती है, नाट्य अकादमी बनाती है, संगीत नाटक अकादमी वगैरह वगैरह। ये पूरी दुनिया के उसी तरह के प्रारूप हैं। दिल्ली में भी एक ऐसा ही एक रंगकर्म को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। कोई स्कूल है। मैं ये षड्यंत्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खेती प्रधान देश है हमारा। अगर हम खेत में गेहूं लगाते तो वहां गेहूं उगता है बावजूद सब कांटेदार झाड़ियों के। लेकिन ये ऐसा एक स्कूल है जिसमें ड्रामा पे खर्च होता पर ड्रामा नहीं होता। तो सत्ता समायोजित जो रंगकर्म है उसकी ऐसे ही जुमले, उसकी ऐसी ही परिभाषाएं आती हैं। दूसरा किस्म का रंगकर्म जो होता है उसको किसी विचारधारा के तहत किया जाता है। विचारधारा के तहत कि हमें अपनी विचारधारा का प्रोपोगेंडा करना है, मैं उसको प्रोपेगेंडा थिएटर कहता हूँ। उनका नाटक से कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी विचारधारा के लिए जो चाहिए इसलिए वो रंगकर्म का उपयोग करते हैं। और इसमें वामपंथी भी शामिल है और दक्षिणपंथी भी शामिल है। तीसरा जो रंगकर्म है वो होता है जिसको माध्यम भर समझा जाता है। अब माध्यम में तो आप देख लीजिए कि अगर गोदी मीडिया भी तो एक माध्यम है जो पत्रकारिता का क्या उपयोग कर रहा है। और मुझे इस बात से तकलीफ ये है कि इस जो थिएटर को केवल माध्यम मानते हैं, ये वो बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी हैं जो प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं जो राजनीति बदलने के लिए निकले हैं, बुद्धिजीवी हैं जो अलग तरह का काम करते हैं, अपने आप को पत्रकार समझते हैं। ये बुद्धिजीवी इस तरह का षड्यंत्र थिएटर के साथ करते हैं कि बस माध्यम भर है। अरे माध्यम भर नहीं है थिएटर, और माध्यम भर है तो आपको गोदी मीडिया से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और चौथे किस्म का थिएटर जो है जो हम कर रहे हैं, थिएटर ऑफ रेलेवेंस, जो थिएटर को एक उन्मुक्त मानव दर्शन के रूप में मानता है कि दुनिया में एकमात्र कोई विधा है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने में प्रेरित करती है और मनुष्य का समग्रता में विचार करती है, वो रंगमंच है। क्योंकि रंगमंच को मैं मदर आर्ट कहता हूँ। इसमें सब है, पेंटिंग भी है, सिंगिंग भी है, लेखन भी है, आर्किटेक्चर भी है, क्राफ्ट भी है। तो संपूर्ण जो कला है वो रंगमंच है। तो हम उसी तरह का रंगमंच कर रहे हैं भाई। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि जो आपकी जो सोच है और आपकी जो थिएटर ग्रुप की जो भूमिका है, ये जरा थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि जैसे बादल सरकार का अपना एक अलग से मतलब थिएटर इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल नहीं, और उसी तरह से हबीब तनवीर का है, उसी तरह से
और लोगों का है, तो आप अपने को इनमें से कहाँ पाते हैं और मैं कितना इनमें अलग से पाते हैं? अगर मैं इनमें से बहुत अलग पाता हूँ, क्योंकि मुझे जिंदगी में हाशिए पे जाना पसंद नहीं है। मैं ये कहूँ कि एक बादल दा ने बहुत सम्मानीय काम किया, अपने जमाने में काम किया। मुझे तकलीफ इस बात से है कि आप अपने काम को थर्ड थिएटर कहते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड थिएटर किसका है भाई, मुझे बताइए। ये जो शगुफा होता है ना कि वैकल्पिक राजनीति, बताइए जीवन में आपसे मैं कहूं अरविंद भाई कि आपका विकल्प कौन है? कोई आपका विकल्प नहीं हो सकता। आपको जो काम करना है वो मुख्य धारा में आके करिए, और मुख्य धारा को के सामने खड़े होने का साहस रखिए। आप अलग अलग तरह से आप देखिए कि मूल मुद्दा क्या है। इवन हम माइथोलॉजी में भी जाते हैं और भारतीय रंगकर्म की भी बात करते हैं, तो एक मतलब भरत मुनि की बात आती है, किस्सा कोई चलती है, तो वहां भी यही था ना कि देव दानव में सुलह हो। यानी कि एसेंशियल थिएटर पॉलिटिकल प्रोसेस है, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस इसको नहीं मानते हैं, या जो सत्ता समायोजन में लिप्त हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अरे सरकार के पास हमारा ही पैसा है ना, तो ग्रांट क्यों नहीं लेंगे। तो इस तरह का थिएटर जो है हमको समझ नहीं आता है, क्योंकि सरकार तो किस पे चलती है? एक जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो माचिस खरीदता है, उसके टैक्स से सरकार चलती है। तो भारत सरकार के पास तो बहुत ताकत है, लेकिन वो भी गरीब के टैक्स से चलती है। ये नहीं भूले। ये जो शगुफा फैलाया जाता है कि इनकम टैक्स चंद टके का इनकम टैक्स होता है, लेकिन जो बाकी के टैक्सेस हैं उसमें हर भारतवासी को वो टैक्स देना पड़ता है। तो जब भारत सरकारी लोगों के टैक्स में या लोगों के भीख पे चलती हो, ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे कि आपके लिए वो रंग कर्म करने के लिए पैसा देगी? तो पैसा नहीं देगी, वो आपको नुमाइश का सामान बना के रखेगी। और वही नुमाइश होता है जिसका जिक्र आपने किया था, और नुमाइश जम के होता है। और नुमाइश का इतना भद्दा फूहड़ जो है प्रदर्शन मैंने बहुत कम देखा है जो भारत में होता है। उसी तरह की बात यह है कि मेरा अपना मानना है थिएटर ऑफ रेलेवेंस के हिसाब से कि सबसे सशक्त जो रंगकर्मी है वो दर्शक है। और हमने इतने साल, मतलब फॉर्मली 1992 से अभी तक दर्शकों पे हम जिंदा है। दर्शक है, और दर्शक वो नहीं है जो कहें फ्यूडल उसमें नचनिया गवनिया है नाटक, नहीं। नाटक हमारे लिए नचनिया गवनिया नहीं है। आपके जीवन संघर्ष को सुगम और आपको मुक्त करने का वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे आपने एक बात अच्छी बताई कि सरकार से पैसे लेने के बाद से फिर हम वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि सरकार से पैसे न लेने के बाद, मतलब नहीं लेने के बावजूद, आज की दुनिया में रंगकर्म, आज के समय में रंगकर्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो इसे रेगुलर झेलते हैं, रिहर्सल की जगह थिएटर बहुत महंगे, लाइट एंड साउंड बहुत महंगा, और दर्शकों को खींच करके लाना, ये सब भी मतलब एक बड़ी मशक्कत की बात है। तो आप इनसे कैसे निपटते हैं? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये उनके सामने आती है जो दृष्टि शून्य रंगकर्मी है, दृष्टिहीन रंगकर्मी है। आपको किसने कहा है कि आप 1 लाख का नाट्यगृह बुक कीजिए? आपको किसने कहा है कि 2 लाख का, 2.5 लाख का सेट लगाइए? आपको किसने कहा है कि 50,000 का आप लाइट लगाइए? आप अपने नाटक को 5 लाख का बजट जो तैयार करने का क्यों बनाते हैं भाई? किसने कहा आप? किसने कहा? तो मूल मूल मुद्दा भारत के रंगकर्म जो ग्रसित है वो दृष्टि शून्यता से ग्रसित है। यही मैंने कहा कि भारत के रंगकर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है जो दिल्ली में जो स्कूल है। ये जो आपने जो कथा बताई ना, ये सारी कथाएं उन्हीं के द्वारा पूरे देश में फैलाई हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनका भारतीयता से तो कोई लेना देना नहीं है। अब सरकार का पैसा आना है, आपको वो सेट पढ़ाना है तो आपको खर्च करना है। लेकिन यही वजह है कि जो आपको सिखाया जाता है वहां, वो बढ़ई बनाना सिखाया जाता है।
आपकी दृष्टि को प्रेरित नहीं किया जाता कि आप ये संस्थान से बाहर निकलेंगे तो आप कैसे रंगकर्म करेंगे, कैसे लोगों के साथ जुड़ेंगे। इसीलिए जो फॉर्मली मैं कह रहा हूं 92 से आज, मतलब करीब करीब 30 साल होने को आया, 15 अगस्त को 30 साल हो जाएंगे हमारे, तो हमारा होना तो मतलब बेकार है फिर। हम तो नहीं है, हम यहाँ के जो सबसे महंगे रंगरा है उनमें भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो प्रखर है कि हमें वो जो 5 लाख का बजट है वो नहीं बनाना है। काहे के लिए, और जबरदस्ती क्यों करना, दर्शकों को समेट के क्यों लाना भाई। मैं अभी आपको बताऊं कि अभी हमने 26 से 30 एक सारी कोरोना पाबंदियों के बावजूद 5 दिन का समझ लीजिए वो एक तरह से नाट्य उत्सव ही किया है। जब मैं धनंजय कुमार लिखित अशोक नाटक परफॉर्म करने पहुंचा, हमने पूरा एड्रेस भी नहीं दिया था, वहां मेरे पहुंचने से पहले दर्शक मौजूद थे। संजय कुंदन का नाटक मैंने अभी खेला है, मैं भी रोहित वेमुला, इसी कंडीशन में हमने जो सेट, वहां जो जगह अवेलेबल है हमारे पास, उसमें परफॉर्म किया और अद्भुत हुआ। तो बात यह है कि कई बातें हैं, इसीलिए क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी आपकी कुंद है। आप जो है केवल अर्थ में अटके हुए हो, अनर्थ करते हो। फाइनेंस में अटक के आप अपने साथ अनर्थ करते हो। आपका काम है कि जो नाट्य पाठ है, जो नाटक है, जो दृष्टि है, उसके साथ जुड़िए। आपको कोई नहीं रोक सकता है। और हम केवल एक मंडली भर नहीं है 8-10 लोगों, मैं इकलौता रंगकर्मी हूं जो मुंबई से मणिपुर तक रंगकर्म कर रहा हूं। भारत के श्रीनगर से लेकर के साउथ के कन्याकुमारी तक रंगकर्म कर रहा हूं। क्या है, यही है दर्शन, यही है दृष्टि। आपकी दृष्टि नहीं होगी तो आप बड़े अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, फाइनली आप वहां कूड़े में खपाएंगे जीवन, जिसको फिल्म कहते हैं या सीरियल कहते हैं। और फिर आप कहेंगे कि अरे कैसी सत्ता आ गई। अरविंद भाई ये जो शगुफा चलाते हैं ना, ग्रांट ले लीजिए, इसी तरह का शगुफा उन्होंने भी चलाया है जो अवार्ड वापसी का खेल खेल रहे हैं। अगर वो पिछली सत्ता को पकड़ते गिरबान से तो आज ये नौबत नहीं आती कि विकारी जो है वो हमारे देश के लोकतंत्र को हिला रहे होते। और मैं ये भी कह दूं कि रंग का मतलब है विचार। आप किसी भी जन से पूछिए, उसको कोई भी रंग दिखाइए, लाल रंग दिखाइए, वो बताएगा इसका क्या मतलब होता है। उसको पीला रंग दिखाइए, वो बताएगा आपका क्या मतलब होता है। सफेद रंग का क्या मतलब होता है। तो रंग कर्म जो है वो रंगों का कर्म है, और रंगों का कर्म करेंगे तो आपको दुविधा नहीं आएगी कहीं। और खास बात ये और एक, जो ये शगुफा चलाते हैं ना, कह रहे मनोरंजन कीजिए, तो उनसे बुलाइए टाइम पास कि भैया संवेदनाएं तो प्राणियों में भी होती हैं, लेकिन मनुष्य और प्राणियों में फर्क है विचार करने की क्षमता। और जो विचार करने की क्षमता पे प्रहार करे, उसको कुंद करे, वो नाटक तो हो ही नहीं सकता, वो कला भी नहीं है। कला के नाम पे नुमाइश है। तो हम हमेशा दर्शक की चेतना को आगे बढ़ाते हैं, और वो भी हमारे साथ हर स्थिति में खड़े होते हैं। अभी हमने और एक उदाहरण दूं, कोरोना काल की बात कर रहा हूं मैं, जहां संकट की बात कर रहे हैं। देखिए, देखने की दृष्टि अलग है। इसी कोरोना काल में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो हमारे 700 किसान, 700 750 किसान शहीद हुए। लेकिन जो अपने घरों में बैठे थे, वो करीब करीब 50 लाख लोगों ने अपना जीवन गंवाया है। इन दो से क्या मतलब निकालें आप, कि आप संघर्षरत रहेंगे, आप देश को सर्वोपरि मानेंगे, तो प्रकृति भी आपके साथ न्याय करेगी। और आप घरों में बैठ के आस्था के नाम पे तर्क विहीन झुंड बन के रहेंगे, तो आपकी मौत निश्चित है। आपको कोई नहीं बचा सकता। जी भाई। नहीं, बढ़िया बात आपने बताई। अभी आपने जिक्र किया सम्राट अशोक का। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक और सम्राट अशोक जो है वो चर्चा में आए हुए हैं। तो आपने वो नाटक पढ़ा है जिसकी अकादमी पुरस्कार? देखिए भाई, मैंने उसके बारे में जो चर्चा चल रही है वो जाना है। मैंने एक नाटक किया था राजगति,
बहुत कम लोग बुद्धिजीवी, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, वो इतने पैरालाइज्ड हैं कि उनको नहीं मालूम कि हमारे नाटक राजगति ने महाराष्ट्र की सत्ता बदल दी। हम सत्ता के सामने झुक के भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम ऐसे राजनेता या ऐसे राजनीतिक युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो देश के लोकतंत्र में सहभागिता हो जिसकी। हम व्यवस्था भी परिवर्तन के साथ चलने वाले हैं। लेकिन उस सत्ता परिवर्तन से हो ये गया कि मेरे घर में झांका नहीं जाता कि क्या बन रहा है अभी किचन में। इतनी मोहलत भर मिली है, बाकी सारे सत्ता पक्ष वैसे ही होते हैं। तो उस राजगति नाटक में हमने इस बात को चिन्हित किया है कि हर एक आदमी के अंदर दो लोकेशन होते हैं, दो बिंदु होते हैं। एक होता आत्महीनता का। आत्महीनता वो बिंदु है जो आपको वर्चस्ववादी बनाता है। इसका राजनीतिक उदाहरण है हिटलर, या इसका राजनीतिक उदाहरण है हमारे यहाँ जो है वर्णवाद को मानने वाले मनु के वंशज, गोडसे वंशज, सावरकरी, जिसको जो भी नाम कह लीजिए, संघ वाले, वही उसी उस पीड़ा, उसी विकार से पीड़ित है। और दूसरा बिंदु होता है जो आत्मबल का होता है, जो निर्माण की बात करता है, जैसे गांधी हो गए, एक हद तक हिंसा छोड़ दें तो मार्क्स का तत्व है। दूसरा जो है अंबेडकर है। तो ये बिंदु, अब जो विकारी है, जो आत्महीन है, मतलब देखिए ना, वर्ण जो है कितना बड़ा समता, समानता और विविधता विरोधी है। प्रकृति का नियम है कि सब समान है, लेकिन कुछ विकारियों ने कहा नहीं, हम श्रेष्ठ है। तो वो श्रेष्ठता का जो न्यूनगंड है, उससे जो संगठन पीड़ित होगा तो वो क्या करेगा? अशोक पे क्यों प्रहार हो रहा है? अशोक पे जो हमने अशोक किया उसका कारण है, हमारे जो बुद्धिजीवी मित्र हैं, जो झंडा उठाए रहते प्रगतिशीलता का, उनको जवाब देता नहीं नहीं बना 5 साल कि धर्मनिरपेक्षता भारत का मूल तत्व है, प्रजा कल्याण भारत का तत्व है। तो संघियों ने उनको टीवी मीडिया में बैठा के उड़ा दिया कि ये तो पाश्चात्य है। तो हमने 2022 साल पहले गोता लगाया, और जो धनंजय कुमार ने नाटक लिखा है वो 2000 बहुत पहले का नाटक है। मतलब ये जो 2014 में जो झुंझुना बजा उससे पहले का नाटक। इतने दिनों से मेरे पास था वो, लेकिन इतनी व्यवस्था के बावजूद मैं नहीं कर पाया। लेकिन ये कोरोना काल में समय दिया कि जब ये मुसलमानों के नाम से भटकाए रहते हैं, सेक्युलरिज्म क्या क्या बकवास करते रहते हैं, लेकिन जब अशोक थे तब भी तो धर्म का वर्चस्व था, वैदिक धर्म का वर्चस्व था, जैन धर्म के आपस में वर्चस्व थे, बौद्ध धर्म का, तीनों का टकराव था। तो कलिंग हमने जो अशोक परफॉर्म किया है कि जो रक्त पिपासु एक सम्राट था, वो कैसे बदला, कैसे उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, और आत्मा की आवाज उसने अपनी सुनी तो उसने अपने आप को बदला, और बदलने के बाद उसने दो प्रमुख बातें की, अपने सत्ता की, अपने शासन की नीतियों में बदली। वो ये कि जनता कोई भी धर्म अपना सकती है और स्टेट उसको वो धर्म अपनाने जीने में मदद करेगा, लेकिन जो राज्य है वो सभी धर्मों के प्रति समभाव की नीति अपनाएगा। तो हे विकारवादियों, ये पाश्चात्य तत्व नहीं है, ये सम्राट अशोक ने लाया था, इसलिए उन पे प्रहार हो रहा है। ये कोई पाश्चात्य सिद्धांत नहीं है, पढ़िए अपना इतिहास। और दूसरा है, उन्होंने जन कल्याण की नीति को अपनाया, प्रजा कल्याण की नीति को अपनाया। और अशोक कोई छोटा मोटा राजा गली मोहल्ले का नहीं था जो ये गली मोहल्ले के में बांट के राज करना चाहते हैं। यूनान से कंबोडिया तक का शासन था उसका। और हमारे इन्होंने अशोक की छवि खराब करने क्यों इनका प्रयत्न है, क्यों एज ए स्टेट ये वो ध्वस्त करना चाहते हैं। ये जो अकादमी अवार्ड दिया गया है ये स्टेट का कुकर्म है, और इस पर जितनी चर्चा कम करो उतना ज्यादा है, क्योंकि गोबर को ज्यादा फैलाया नहीं करते, अच्छी बातों को आप ज्यादा वो किया करते हैं। कुत्ते बिल्ली भी जब कुछ करते हैं तो वो अपना किया को ढक देते हैं। इसलिए बुद्धिजीवियों से मेरा वो आग्रह है, इसको छोड़ दीजिए, इनको आपने मरने दीजिए, जो अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो
ये अशोक पे प्रहार कर रहे हैं, वो ये भारत के संविधान निर्माताओं ने अशोक के इन दो तत्वों को भारत के संविधान के आत्मा बनाया कि सर्वधर्म समभाव और जल कल्याण, कि वेलफेयर स्टेट होगा, ये अशोक के उससे लिया गया है। और अशोक आज भारत के शासन की मुद्रा है, इसलिए वो प्रहार कर रहे हैं। ये विकारी उन सब बिंदुओं पे, उन सब बिंबों पे, उन सब पे प्रहार कर रहे हैं जो इनको वर्णवाद वाली सत्ता लाने में बाधक है, उस सब पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इनकी त्रासदी देखिए, जिन्होंने इनको बंद किया, जैसे आज 4 फरवरी है, आज ही के दिन सरदार पटेल ने इन पर बैन लगाया था, लेकिन ये सरदार पटेल को कब्जा रहे। इनकी दुविधा देखिए बेचारों की, इनकी बेचारगी देखिए, गांधी पे इनको फूल माला चढ़ानी पड़ गई। इनकी त्रासदी देखिए, इनकी त्रासदी देखिए। जिस सुभाष बाबू ने इनको कहा कि ये देश के लिए खतरा है, उन्हीं का होलोग्राम लगा रहे हैं। यानी कि इनके पास अपना कुछ है नहीं, ये बाहर से कपट से छीन के इनको लगता है कि लोगों को ये भ्रमित कर सकते हैं, और ठीक भी लगता है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो संसद को बेचा और जिससे अकूत धन यहां हमारे यहाँ आया, तो पूरी कांग्रेस पार्टी उसको किसी उससे जोड़ नहीं पाई। और आत्मघाती वामपंथियों ने और भी कमाल किया कि जिस समय में, मतलब भारत सरकार के इतिहास में यूपीए 1 के दौर में 4 लेजिस्लेशन बने जो कभी नहीं हुए थे, उसके बावजूद 1-2-3 एग्रीमेंट पे आत्मघात कर लिया वामपंथियों ने। उनसे कोई पूछे, 140 करोड़ के से ज्यादा आबादी है चीन की, जिसे जनता होने का हक नहीं है, कौन सा मार्क्सवाद चलाते हैं? जब हमने राजगति नाटक में मार्क्स पे एक टिप्पणी की, तो बहुत बिखर गए सारे मार्क्सवादी। मतलब मैं ये कह रहा हूं अरविंद भाई कि भक्त मोदी के आने के बाद हमको दिखाई दिए, लेकिन हम तो थिएटर में शुरू से भक्त देख रहे हैं, शुरू से भक्त हैं। वो बहुत मोदी है थिएटर में, जिनको कोई नहीं जानता। और वैसे ही पत्रकार है, वैसे ही पत्रकार है, कूड़ मगज। वो अरबों रुपए की बनाई हुई या लाखों करोड़ों रुपए की बनाई हुई मुगले आजम पे बात करेंगे, और वो प्रगतिशील पत्रकार हैं, एक बहुत प्रगतिशील चैनल के, लेकिन थिएटर पे बात नहीं करेंगे, वो समय नहीं है उनके पास। और हम उन सबको कहते हैं हम आपके मोहताज नहीं है, हम उस समय भी थे जब कोई तकनीक नहीं थी, और हम आज भी हैं। जनता के पास पहुंचने के लिए, आपका प्रोग्राम देखने के लिए किसको मोबाइल की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, टीवी की जरूरत पड़ती है, हम रूबरू होकर अपनी प्रस्तुतियां करते हैं। जी भाई। तो जैसे जरा मैं जानना चाहता हूं कि दो बातें यहाँ पर, कि एक तो ये है कि भले ही संसाधन, मतलब खर्चा ज्यादा ना किया जाए, भले ही मतलब कम जो उपलब्ध संसाधन है उसमें नाटक किया जाए, लेकिन फिर भी खर्चे पानी की जरूरत तो पड़ती होगी। बिल्कुल है, हमारे नाटक 300 रुपए की टिकट लेकर लोग खरीदने देखने आते हैं, हाउसफुल करते हैं। मैं वही कहूं भाई, खर्चे का कोई कोई थिएटर में पैसे की कोई कमी नहीं है। जो मूड है, कूड़ मगज है, वो जो ये तथा कथित ड्रामा स्कूलों से निकले हैं, इन्होंने जा जाके पूरे भारत में बर्बाद कर दिया है। अरे भाई, सीधा सीधा बात कीजिए, चौपाल में अगर आप नाटक करना चाहते हैं, कितना पैसा लगेगा आपको? आप एक रंग ग्रह में करना चाहते तभी लगेगा ना, लेकिन आप दर्शक को जोड़ेंगे नहीं, उसके विषय से आप जोड़ेंगे नहीं, तो क्यों आएगा नाटक देखने आपका? आपको पता ही नहीं है, आपको ये समझ ही नहीं है। आप अगर रंगकर्म और हमारे यहाँ आइए, और मैं ये कहता हूं आपके माध्यम से कि 3 साल जो व्यक्ति हमारे यहाँ रंगकर्म की प्रोसेस से गुजरेगा, और वो गुजरने के लिए उसको खाने पीने का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, हम नहीं उठाएंगे भाई। 3 साल के बाद उसको अपना गुजारा लायक आमदनी हम सक्षम बनाते हैं उसको, कि वो गुजारे लायक आमदनी हो। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैं एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा था आज से 20 साल पहले, रंगकर्म एक आजीविका कि थिएटर में लोग करियर बनाए। तो एक माँ बाप ने, बालकों ने पूछा कितना पैसा मिलता है, मैंने कहा मेरा घर रोजी रोटी उसी से चलती है।
फिर ऐसे बात करते, फिर मैंने कहा बिल क्लिंटन, आप वो ऐसे लोग हैं जो महानायकों को भी बड़े पैसे देते हैं, वैसे बन जाइए। फिर बिल गेट्स भी है, आप वैसे बन जाइए। तो भैया, थिएटर का मतलब, जो आपको जरूरत है उसमें कभी भी थिएटर आपको निराश नहीं करता है, बावजूद आपकी रंग दृष्टि हो। और मैं हमेशा बोलता हूं, भारत में काम करने वाले समर्पित लोगों को कभी भूख से नहीं मरना पड़ा। हाँ, सत्ता की गोली उनको जरूर लगी, ये आप समझ लीजिए। और कौन सी विधा को आप निरीह कर रहे हैं, मुझे गुस्सा इस बात पे है। अरे जिसने भारत की नींव रखी, जिसने पूरी दुनिया में राजनीति को सामान्य व्यक्ति से जोड़ा, वो महात्मा गांधी भी नाटक देख करके सत्य की डगर पर चलना सीखे थे। और आप कूड़ मगज जो है, इतने शक्तिशाली माध्यम को निरीह बना रहे हैं, क्योंकि आप निरीह हैं, आपकी दृष्टि निरीह है। तो मतलब जो नाटक करते हैं वो समसामयिक घटनाओं पर, रेलिवेंस पर, जनता की आवाज को पर आप जो लेकर आते हैं। ये बताइए कि जैसे आपने अभी कहा कि घर चलाने को तो खर्चा निकल आता है, उसमें कोई कष्ट नहीं। हाँ, गोली खाने को भी मिल सकता है। तो ये बताइए कि अपना अनुभव बताइए कि नाटक के दौरान कभी विरोध हुआ आपका? देखिए, फर्क है 2014 के पहले और अब में। फर्क ये है कि जब हमने विरोध किया तो कई कई बार प्रतिरोध हुआ, कई बार लोगों ने आक्षेप किया। लेकिन जो जो नीचता जो है, माफ कीजिएगा शब्द के लिए, जो 2014 के बाद आई है, वो नीचता के हाथ पर आ गई, निर्लज्जता के हाथ पर आ गई। और रोज धमकियां आती हैं कि आपको डर नहीं लगता। मैंने कहा, जिस पाकिस्तान का डर दिखा के आप वोट हासिल करते हो, उस बॉर्डर पे खड़े हुए सिपाही को डर लगता हो तो मुझे भी लगेगा। और गोली मार दीजिए आप, अब मेरा ही काम करेंगे। आज जो चंद लोग जानते हैं, बाद में गोली लगने के बाद सब जानेंगे। और दूसरी एक और बात है भाई, कि आप प्रोपेगेंडा के तहत नहीं है। हम जो नाटक कर रहे हैं वो नाटक समग्रता की ओर। हमारा नाटक शोषक और शोषित दोनों को उन्मुक्त करता है, और सत्ता के अप्रोप्रिएशन की परतें उगाड़ता है। जैसे मराठी में आपको मैं जानकारी दे दूं कि एक हरियाणवी आदमी ने मराठी में नाटक लिखा, लोक शास्त्र सावित्री। और वो नाटक जब है, हाउसफुल शोज उसके जा रहे हैं। वो नाटक है सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले के योगदान पर। देखिए ना, कैसे ये विकारी अप्रोप्रिएशन करते हैं। कि सावित्रीबाई ने कहा कि भाई आपको उन्मुक्त होना है तो आप पढ़िए लिखिए, लेकिन वर्णवाद और ब्राह्मणवाद पढ़ाई में इतना घुसा हुआ है कि आप उसको अलग ही नहीं कर पाए। मतलब जिस सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए गोबर, गंदगी, पत्थर खाए, सामाजिक बहिष्कार वो झेला, सहा, और लड़कियां पढ़ना शुरू हुई। लेकिन इतने सालों के बाद भी पढ़ी लिखी महिलाएं में से एक भी सावित्रीबाई फुले नहीं बन पाई। त्रासदी यहां है भाई। और वो नाटक जब हम, और फिर क्या हुआ, अरे नहीं, एक मध्यम वर्गीय सोच निकाला गया कि सावित्रीबाई के जैसे पढ़ भी लो और उससे पढ़ने के बाद लाखों की तनख्वाह कमाओ। जैसे महाराष्ट्र के हर स्कूल में सावित्रीबाई फुले का फोटो है, और वहां बहुत सारी महिला शिक्षक है, प्राचार्य भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। वो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले के फोटो पे हार लगाती हैं, चढ़ाती हैं, और फिर वट सावित्री करके वो भी करती हैं। मतलब इतना जो है पाखंड हो गया है। उसी तरह से आप देखिए दूसरा पाखंड, कि अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वालों ने अंबेडकर को एक जाति विशेष तक सीमित कर दिया। इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या नहीं दिया संविधान में। आज जो 2% लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, कभी उन्होंने सोचा कि बाबा साहब ने अघोषित 51% आरक्षण उनके लिए रखा है। अगर हरेक को आबादी के हिसाब से आरक्षण कर दिया जाए ना आज, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होगी। मौलिक फंडामेंटल अधिकार जो है वो संविधान में है। वो आरक्षण का विरोध करने वाले भी उसी शान से उसको अमल में लाते हैं, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं। और सबसे घटिया तो सोच ये है भाई,
कि अंबेडकर को गांधी के खिलाफ, गांधी को सुभाष बाबू के खिलाफ, सुभाष बाबू को नेहरू के खिलाफ, नेहरू को पटेल के खिलाफ, मतलब क्या कहें, भगत सिंह को उसके। तो राजगति नाटक में हमने ये कहा कि एक रिले रेस को देखिए आप, देश रिले रेस की तरह से होता है। गांधी का योगदान ये है कि जो राजा महाराजाओं की मुट्ठी में सत्ता थी उसको उस सामान्य व्यक्ति से जोड़ दिया, सामान्य व्यक्ति की चेतना को जगाया। अंबेडकर का योगदान यह है कि उसी गांधी की चेतना को एक संविधान, एक देश कैसे चलेगा वो संविधान सम्मत है। संविधान बनाने और गांधी की सोच को अमल में लाने का काम नेहरू ने किया। अरे भाई, अगर आपका नाम अरविंद है और मेरा नाम मंजुल है तो हम विरोधी कैसे हो गए भाई? अरे हमारा गोल एक है, इन सभी महापुरुषों का गोल एक था। अब गांधी के विशाल हैं, न भूतो न भविष्यति हैं। अब गांधी ने जो किया उस पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सारे ही तो गांधी के साथ वाले हैं। ये किसी को नहीं लगा कि बिना हथियार उठाए आजादी मिल सकती है, ये भरोसा गांधी को था। तो जिनको नहीं लगा वो अलग हो गए। और ये एक, मैं फिर कहूं कि जब तक चेतना आपकी नहीं है, दृष्टि आपकी नहीं है, आज कोई भी उम्मीद कहीं भी है पूरे विश्व को बचाने की, वो गांधी ही है। लेकिन जब मैं गांधी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अंबेडकर का योगदान कम है। ये विशाल राष्ट्र है, विविध राष्ट्र है, इसकी विविधता में सभी का योगदान है। लेकिन एक और बात मैं बताऊं भैया, सत्ता व्यवस्था बना सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन कानून मनुष्य को बदल नहीं सकता, जेल में डाल सकता है। अगर उसके विवेक को जगा सकता है, विचार परिवर्तन कर सकता है, वो है थिएटर, वो है कला। अच्छा मंजुल भाई, एक बात बताइए कि जैसे आप डॉक्टर बनते बनते, मतलब आपने सोचा कि हम थिएटर में जाएंगे और आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे आपने एक फैक्टर की बात की कि दृष्टि होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, लेकिन अभिनय कला भी तो होनी चाहिए। मतलब अभिनय के कुछ बेसिक फंडामेंटल भी तो होने चाहिए। जैसे कैरेक्टराइजेशन होता है, कैरेक्टर में घुसना होता है और उसको जीना होता है। तो क्या इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह आपने ली है, या आप अपने यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं इस तरह की? देखिए, मैंने प्रकृति से सीखा है। जैसे आज एक ठगदेव हैं जो योग का व्यापार कर रहे हैं, आपने कभी किसी भी योग आसन का नाम आप ले लीजिए। वो सब जब हमारे ऋषि जंगल में रहते थे तो उन्होंने प्राणियों की चपलता को, उनकी शक्ति को देखा। तो इसलिए सारे योग जो हैं वो किसी भी प्राणी के नाम पे है। पशु, मतलब आप कोई भी आसन ले लीजिए, मयूर आसन ले लीजिए आप, वृक्षासन, एक उदाहरण वृक्षासन। के लिए मैंने कोई भी आसन ले लीजिए। तो हाँ हाँ। हम जो ये कैरेक्टराइजेशन है या जो पात्र को कैसे तैयार करते हैं, इन विधाओं को हम प्रकृति में जाके सीखते हैं। प्रकृति में कैसे सीखते हैं कि वहां पेड़ों का आकार है, उसको देखिए, बहुत अद्भुत सौंदर्य शास्त्र है। हर एक मिट्टी का अपना एक स्वभाव है, उसकी खुशबू है, उसका सौंदर्य है। हर एक पशु प्राणी, क्या होता है ना कि जब आप देखोगे नहीं तो आपको दिखाई देगा नहीं कुछ। और ये बांटने वाली प्रक्रिया तो है, ये नकल करने वाली प्रक्रिया से तो बुद्धि चलेगी नहीं, अकल लगानी पड़ेगी ना। अब मैं उदाहरण दूं आपको, उदाहरण में दूं कि मैंने अशोक जब नाटक तैयार करना शुरू किया तो मैंने कभी भी अपने शरीर पे इतना काम नहीं किया। लेकिन चूंकि अशोक मुझे दिखाना था, और वो अशोक जो रक्त स्नान करता है, यानी कि वो बेयर चेस्टेड है, रक्त स्नान करता है। और रक्त स्नान, आप जैसे बहुत सारे लोगों के बुद्धि फिर सवाल उठे, अरे अशोक आएगा तो उसका एक मुकुट होगा, अशोक आएगा तो उसका एक सेट होगा। मैंने कहा कि आप स्नान करते हुए कपड़े पहनते हो क्या? ये मैं दृष्टि की बात कर रहा हूं। हाँ, शरीर यष्टि, उसकी आवाज, उसका सौष्ठव, उसका विजिबल होना, उसका दिखना। इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे सिनेमा के एक्टर हैं, महानायक भी हैं, दिलीप कुमार से लेके सब हैं, लेकिन
कोई 70-80 मिनट बेयर चेस्टेड रहा हो, आप एक उदाहरण बता दीजिए। सो मैंने अशोक में ये प्रयोग किया कि शरीर पे काम करना शुरू किया, और उसकी मैंने तस्वीरें जो है रिहर्सल की, वो सबके साथ साझा की कोरोना काल में। यानी कि देखिए कितनी बड़ी शक्ति है रंग कर्म की, कि जहां कब्रिस्तान और शमशान बना हुआ था देश, वहां रंग कर्म की शक्ति ने मुझे जिलाए रखा, और मैंने अशोक नाटक के लिए अपने शरीर को तैयार किया। और उसके बाद जो परफॉर्म किया, 70-80 मिनट के उस नाटक में हम बेयर चेस्टेड हैं, और वो कैरेक्टर जो है वो यूट्यूब पे भी है, वीडियो भी है उसकी, उसके स्पीच पे काम किया, उसके पॉस्चर्स पे काम किया, अद्भुत है। उसको मैंने खुले रंगमंच में पर भी किया जहां लाइट्स नहीं है। और मजे की बात है, हम जो समय रखते हैं प्रदर्शन का, वहां सूर्य सनसेट होता है या सनराइज होता है, सूर्य वो जो बिंब बनाता है, अद्भुत बनते हैं वो। कभी रूबरू होंगे तो हम दिखाएंगे। और जब उसको मैंने रंग गृह में भी किया, तो मैं बताऊं कमाल की एक ऑडियंस मिली मुझे। 180 दर्शक, जिनकी उम्र 91 साल के, 91 ईयर्स से भी ज्यादा थी कुछ लोगों की, जिन्होंने सुभाष बाबू के साथ भी काम किया, जिन्होंने गांधी के साथ भी काम किया, जिन्होंने नेहरू के साथ भी काम किया। ऐसी राजनीतिक समझ रखने वाली 180 लोगों की ऑडियंस ने 300 रुपए की टिकट लेके वो 26 नवंबर को 2021 को संविधान दिवस पे उसको रंग गृह में देखा। और जब मैं वहां एग्जिट करता हूं और जन कल्याण प्रजा कल्याण करते हुए स्टेज से नीचे उतरता हूं, तो अद्भुत अरविंद भाई, 100 के 80 ऑडियंस, जब मैं यूं करता हूं अशोक बन के, तो वो खड़े हो गए और करतल करतल ध्वनि से उन्होंने उसका स्वागत किया। ये जो शगुफे होते हैं ना, किसी भी को काम को स्टेलाइज, देखिए ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई, या ये कहूं कि तरीका कहाँ से शुरू हुआ। अब स्टानिस्लेवस्की के समय में एक्टर नहीं जिम्मेदार थे, नहीं नॉन सीरियस लेते थे, तो उन्होंने एक तरीका निकाला, अपना इजाद किया। वो तरीका क्या निकाला कि भाई वो कैरेक्टर को आप महसूस कीजिए 6 महीने। अब बड़े बड़े लोगों ने उन्हें, चूंकि सत्ता ने समायोजन कर लिया, उसको एक सिलेबस बना दिया, पॉलिटिकल पार्टियां उससे जुड़ गई, तो वो एक मेथोडोलॉजी हो गई। लेकिन हम जो करते हैं, हम ये करते हैं कि आजकल लोग जीते नहीं है जीवन, इसलिए हमारे जो रिहर्सल के तरीके हैं वो ये होता है कि हम सारी मंडली मिलते हैं, 5 से 7 दिन एक साथ रहते हैं, जहां मिट्टी का रंगमंच हो, जहां जीने लायक भोजन हो, आसपास जंगल हो, और ये जो तथाकथित गला घोटू जीवन है महानगरों का, इससे दूर प्रकृति के साथ हम रहते हैं। और वहां से हम अपने जिसको परकाया प्रवेश होता है, वहां से हम पात्र, अभिनय, प्रक्रियाएं अद्भुत है। मतलब पशु प्राणियों को भी हम अपने नाटक में शामिल करते हैं। इस तरह का एक स्पंदित अभ्यास होता है जी। और अब आखिरी सवाल, और इसके बाद हम विदा लेंगे आपसे। ये बताइए कि थिएटर जो देखा जाता है आमतौर पर, कि लड़के थिएटर में आते हैं, सीखते हैं, नाटक करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसके बाद से कुछ लोगों के अंदर ये बात होती है कि एनएसडी में चले जाएं, कुछ लोगों के अंदर बात होती है कि हम भारतेंदु में चले जाएं। लेकिन बहुतायत में ये देखा जाता है कि उनके बैक ऑफ माइंड में सिनेमा या सीरियल होता है। तो आपके साथ भी होता होगा, आपके ग्रुप में लोग आए होंगे, बड़ी मेहनत की होगी, बहुत आगे बढ़े होंगे, लेकिन फिर उनको भी लालच सा आ गया होगा कि भाई जरा फिल्मों में भी ट्राई करके देखें, जरा सीरियल में भी चले जाएं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और चूंकि आप इतने दिनों से नाटक कर रहे हैं, तो आपको भी तो फिल्मों वगैरह से ऑफर तो मिला ही होगा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। पर से मुझे किसी भी माध्यम का विरोध नहीं है अरविंद भाई। सिनेमा सिनेमा की जगह है, सीरियल सीरियल की जगह है। आप जहां भी आपको लगता है काम कीजिए। मेरा विरोध मूल बात से है कि जब आप मुंह में राम बगल में छुरी रखते हो, ये उसी तरह का जैसे मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स जीतने के बाद भारतीय कन्याएं क्या क्या बयान देती हैं कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, और फिर कहाँ खप जाती हैं। मेरा उससे आप सरेआम कहिए ना कि भाई मैं ये प्रशिक्षण लेने जा रहा हूँ, मैं उसके बाद सिनेमा में जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
और सिनेमा में उन्होंने ही राज किया है जो किसी भी संस्थान से नहीं आए। बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के टाइम पास कर रहे हैं अपना, तरह तरह का वो कर रहे हैं। तो मेरा सबसे ये कहना है कि भाई आपको रंगकर्म करना है, अपने गांव से शुरू करिए, गांव की परंपराओं को समझिए, ओके, जीवन को देखिए करीब से, सबसे बड़ी तकनीक। आपको सिनेमा में काम करना है, सीरियल में काम करना है, बिल्कुल आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको ट्रेंड कोई एक्टर चाहिए ही नहीं। क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप दूध में पड़ी हुई मक्खी आपको दिखने लग जाएगी, और जब मक्खी दिख रही है तो मक्खी वाला दूध तो नहीं पिएंगे आप, तो काहे कलेश करना भाई। और जो सीरियल फिल्म वाले भी हैं वो क्या करते हैं, आप जैसे हो, ये जो आजकल समय समय पर ऑडिशन लिया जाता है, आप जैसे हो वैसा रोल दे दिया जाता है, वो रोल खत्म हो गया, आप उसके बाद खत्म हो गए, है ना। और पॉपुलैरिटी का तो ये हिसाब है कि भाई लोकप्रिय थे रामायण और महाभारत, आज देख लिए उनका कौन कैरेक्टर कहाँ है। तो लोकप्रियता के झांसे में गिरोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बड़े महानायक हैं, तेल बेचते हैं, पूरे मीडिया को, देश को जुआ घर में कहते हैं, साहित्य पुरुष के पुत्र हैं, और सूचनाओं को ज्ञान बताते हैं। भाई क्या क्या करोगे यार आप। अरे आप जो है दम नहीं रखते हो बात को जैसी है वैसा कहने में, तो पता नहीं क्या है आप। तो मेरा यही कहना है, रंगकर्म करना है, साफ गोई से रंगकर्म कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इन संस्थानों में जाओगे तो विकार और न्यूनगंड के अलावा, आत्महीनता के अलावा आप में, और वर्चस्ववाद का कीड़ा लेके आओगे, उसके सिवाय कुछ नहीं करोगे। और फिर क्या भक्ति करोगे, वहां से निकले हुए सब भक्ति कर रहे हैं आप, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की भक्ति कर रहे हैं। आजकल तो वो संस्थान करवा चौथ भी बना रहा है, जितना बोलो उतना कम है उसके बारे में। तो मैं ये कहना चाहता हूं सबसे, रंग कर्म ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यहाँ मैं शिव का नाम जो ले रहा हूँ वो भगवान की तरफ से नहीं, एक जो बिंब है हमारे यहाँ उसके तरह से मैं ले रहा हूँ जी। नहीं, आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि किताबों से या इंस्टीट्यूट से, सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट से, या किसी बड़े एक्टर, बड़े डायरेक्टर के साथ रह करके, या उसके उसके प्रशिक्षण केंद्र में जाकर के अभिनय नहीं सीखा जा सकता। सिखाया अभिनय नहीं तो जाता। सीखना पड़ेगा आपको जीवन से। आप क्या होता है कि आप मार्ग दिखा सकते हो। जैसे अब हम एक बात बताएं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने, मैं 17 नवंबर को, रात का समय था, मैं रिहर्सल कर रहा था भाई अरविंद अशोक की, और उसका रन थ्रू चल रहा था। हमारे सह कलाकारों ने देखा अचानक कि मेरे बदन से भाप निकल रही है। वो वीडियो है मेरे पास, अभी मैं उसको डिकोड कर रहा हूं कि वो कैसे हो गया, क्या हो गया। क्योंकि साइंस का विद्यार्थी हूं तो इसलिए पाखंडों में विश्वास नहीं रखता। तो वो प्रक्रियाओं में भी है कि जब कभी अगले दिन आप अभिनय से और एक कलाकार की मेरे अनुभूतियों पे बात करेंगे, खालिस केवल उन्हीं पे, तो मैं एक एक दस्तावेज दूंगा कि हम वहां सुर लगाते हैं या कोई रिदम छेड़ते हैं तो उस रिदम को सुनने के बाद पंछी अपनी रिदम लगाते हैं। ये इस तरह का हम कलात्मक रूहानी अनुभव करते हैं भाई। और वो वीडियो मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया है कि मेरे जो सह कलाकार हैं उन्होंने देखा कि अरे ये कैसे भाप उड़ रही है। उसके बाद मैं लगातार उसमें मनन कर रहा हूं, वो नहीं हुआ। तो ये जो अभिनय है, इसमें आप एक मार्ग तक अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास करने के बाद आप उस मार्ग पे चल सकते हैं, लेकिन एक प्रस्तुति की अनुभूति दूसरे जैसी नहीं होती, और वो इसीलिए वो मैकेनाइज नहीं है, वो एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है, इसलिए वो तरंग और स्पंदित प्रक्रिया है। जैसे बहुत सारे राइटर बोलते हैं, अरे अगली प्रस्तुति आप बेहतर कीजिएगा, वो इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने एक बार लिख दिया, वो अपने शब्द नहीं बदल सकते। लेकिन मैं उसको जीवित करते हुए एक अलग ऊंचाई दे सकता हूँ। ये एज ए एक्टर, एज ए कलाकार होने का वरदान मुझे है, वो एडवांटेज मुझे है, वो सिद्धि मुझे है। तो बहुत सारे नाटक लिखने वाले तो ऐसे भी हैं जिन्होंने नाटक कभी किया नहीं है, उन्होंने स्टेज भी नहीं देखा होगा, उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो नाटक लिख देते हैं।
ये तो कलाकार और निर्देशक पर निर्भर करता है, और कि वो उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। मैं इसमें थोड़ा सा एक ये भी राय रखता हूँ कि जो इस तरह के बाजारू निर्देशक हो गए हैं जिन्होंने नाटक की आत्मा को, नाटककार की हत्या करके उसको लाइट एंड साउंड शो बना दिया है, तो मेरा जो झुकाव ज्यादातर है कि लिखने का जिसका मन है। मैं मानता हूँ कि रंग शिल्प से अनभिज्ञ हैं बहुत सारे लिखने वाले नाटक, या वो कहीं देखा सुना करके लिखते हैं, लेकिन मेरा हमेशा उनके प्रति एक नरम रुख रहा है कि आप नाटक लिखिए, और आप अहंकारी नहीं हैं, तो हम जो आपको अपनी राय देंगे वो आपको संवारने के लिए है, तराशने के लिए है, आपको खारिज करने के लिए नहीं है। और ये रंगकर्मियों को अपने यहाँ के नाटककार के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी रचना बिना लेखक के कालजयी नहीं हो सकती, चाहे वो सिनेमा हो, साहित्य हो, कवि हो या नाटक हो। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई। ये आखिरी सवाल मेरा यही था, जो आपने थोड़ा बहुत उसका जिक्र कर दिया, कि आजकल ये मैं देख रहा हूं कि लाइट एंड साउंड, और जिसको बोलते हैं वॉइस ओवर, और बहुत सारी चीजों का, मतलब कि वो सीधे सीधे फिल्मों से प्रभावित होकर के जो प्रयोग किए जा रहे हैं थिएटर में, म्यूजिक और इन सारी चीजों का। पहले तो ये होता था कि कलाकार, एक गायन मंडली होती थी, या मान लीजिए कोई नट और नटी के रूप में नाटक होता था। तो आपको नहीं लगता कि इससे नाटक की आत्मा मर जाती है? बिल्कुल। एक देखिए कि ये बीरबल का एक अकबर बादशाह और बीरबल की बातचीत में किस्सा आता है कि भाई कितने ईमानदार हैं लोग, तो उन्होंने कहा दूध का लोटा एक तालाब में डलवाइए, जो भी वो किस्सा है। तो पता चला कि अगले दिन उसमें इतनी मिलावट हो गई कि दूध था ही नहीं, पानी का पानी है। तो ये जो तथाकथित तकनीकवादी हैं, इन वादियों को ये समझ नहीं है कि अगर आपको कोई भी ऐसा प्रयोग करना है, सिनेमा है ना उसके लिए। सिनेमा क्या है? थिएटर का तकनीकी रूप ही है ना। आप वहां प्रयोग कीजिए, इनकी जरूरत नहीं है तकनीक का। थिएटर में केवल इतना योगदान है जैसे आटे में नमक। बाकी तकनीक जो है, मानवीय प्रक्रियाएं जो है, वो श्रेष्ठ है रंगकर्म में। आपका जो स्पंदन है, आपका जो भाव है, आपका जो संवेग है, आपकी दृष्टि है, आपका जो कलात्मक आलोक है, उससे आप दर्शक को आलोकित कीजिए ना। और वो नहीं करना चाहते तो आप मतलब भांजते रहिए, आप क्या क्या करें। आप भी वैसे ही विकारी हैं जैसे हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जो है, वो क्या नाम है, क्या होता है, झूठ में झूठ मत मिलाई। एक तो नाटक स्वयं झूठ है, लेकिन वो झूठ सत्य के लिए बोला जाता है, सत्ता के लिए नहीं बोला जाता। अच्छा, ये बताइए उसमें कि हाँ। कि ये जो नाट्य सिद्धांत होते हैं, लोगों ने, जैसे मैंने अभी, आपने स्टानिस्लवस्की का नाम लिया, और जो नाट्य सिद्धांत हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये समय के साथ ये नाट्य सिद्धांत जो हैं वो बेकार होते जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अपने काल अपने समय में, इसीलिए मैंने कहा थिएटर ऑफ रेलेवेंस, कि जब तक ये रेलेवेंट रहेगा तब तक ये जीवित रहेगा। जिस दिन ये नहीं रहेगा, अब क्या होता है, मेरे बाद ये संकट हमेशा से है, रहा है, कि मेरे बाद जिन्होंने, आजकल कई संस्थानों में ऐसा होता है, जिन्होंने मेरे साथ कोई कोई कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई नाटक नहीं देखा, वो भी कहीं थिएटर ऑफ रेलेवेंस पढ़ा रहे हैं, लिख सुन के वो भी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो जब मेरे काम पर वो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां या आठवीं, 10वीं पीढ़ी जब काम करने लगेगी, तो वो आएगा ही आएगा। वो गैप आना निश्चित है भाई। और इसीलिए कलाकार वही है जो काल को आकार दे, काल को समझे। काल एक है, काल शाश्वत है, लेकिन एक समय है जो बदलता है। तो ये दोनों ही प्रक्रियाओं में जो विरोधाभास है, उसको समझने की दृष्टि कलाकार में होती है। और वो जब तक जितनी प्रखर है, जैसे आप अपनी रचना में जितनी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उतना ही देर तक वो चलेगा।
जैसे अरविंद भाई जितने लगन से, लगाव से, आत्मीयता से ये प्रोग्राम करते हैं, उतना ही प्रभाव इसको देखने सुनने वालों पर पड़ता है भाई। चलिए बढ़िया है, आपसे बहुत अच्छी बात हुई। और आपने एक बात जो कही, इस पर हम दोबारा आपके साथ बैठेंगे। आपके अनुभवों को जरा, जैसे आपने मुझे बताया कि ये भी एक बड़ी बात है, और कि जब आप सम्राट अशोक का रोल कर रहे थे और मतलब रिहर्सल कर रहे थे, उस तो लोगों ने देखा कि आपके शरीर से भाप निकल रही है। ये थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर है, लेकिन इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने भी कई बार पढ़ा है और देखा है, सुना भी है कि एक मैं आपको इसमें एक और दो बातें और जोड़ना चाहता हूँ। जब हम 6 दिसंबर के घटना के बाद मुंबई के अलग अलग एरिया में मैं नाटक कर रहा था, वही दूर से किसी ने आवाज दी, उसमें वो पागल एक जो देश है वो पागल हो जाता है, मतलब बदहवास हो जाता है अपनी औलादों को देखते हुए। उसमें एक खास बात, ये मैं बता रहा हूँ 93 की बात अरविंद भाई, कि 500 लोगों का मजमा लगा है और मैं वहां परफॉर्म कर रहा हूँ, और जब मैं उसके साथ जो भावनात्मक उद्रेक है, मुझे नहीं पता वो 500 लोगों की लेयर को कैसे पार करता हुआ एक कुत्ता वहां आया और मेरे सामने मैंने यकायक देखा, मैं भी रो रहा हूँ और मेरे साथ संवाद बोलते हैं, और वो कुत्ता भी रो रहा है। ऐसे घटनाएं हैं मेरे पास। जैसे अभी मैंने संजय कुंदन का मैं भी रोहित वेमुला, गांधी के परकोटे, यानी कि गांधी का एक रेप्लिका बना हुआ जो वर्धा में है, गांधी जिसमें रहते थे, उसका एक परकोटा है। उसमें जब मैं भी रोहित वेमुला प्रस्तुत किया, वो जेल में है रोहित सिंह, और वो जब वो अपना क्रंदन या अपनी भावनाएं, तो वहां दूर से आवाज आती है, कुत्ते भौंकने लगते हैं, या पंछियों की उस समय एक ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी टीम ने और हमने बहुत पिछले विगत 10 वर्षों से अनुभूतियां ली हैं, ये कि सही समय पे वो ध्वनियां आती हैं, जैसे हमने उनको रिकॉर्ड किया होगा पहले से। आपकी बार मैंने 30 जनवरी को जो मैं भी रोहित वेमुला का प्रयोग किया, उसमें मैंने एक और किया कि वो कुत्तों की आवाज फिर आई, क्योंकि वो संवेदनाओं को पकड़ते हैं, कुत्ते, बिल्ली, पंछी, जो भी आपके अंदर संवेदनाएं उनको पकड़ते हैं। मैंने उसके बाद फिर इम्प्रोवाइज किया एक डायलॉग, कि मैंने दर्शकों से कहा कि ये प्राणी है जो समझते हैं, लेकिन आप हैं जो शिथिल हैं, मूड हैं। और उसके बाद की घटना एक और, कि उसी दिन हमने शाम को संजय कुंदन का एक और नाटक जो हम तैयार कर रहे हैं, उसकी आंशिक प्रस्तुति की 40 मिनट की, चौथा स्तंभ, और दर्शकों ने शाम को वो भी देखा। और उसके बाद चर्चा के बाद मुझे 20 दर्शकों ने घेर लिया। मैं बता रहा हूं हमारे दर्शक कितने प्रबुद्ध और चेतना संपन्न है। और उन्होंने मुझे कहा, ये जो कुत्तों वाला संवाद या प्राणियों वाला संवाद नहीं था, लेकिन आपने बोलने के बाद वो प्राणी चुप हो गए, तो आप दर्शकों के साथ साथ पशु, प्राणी, वातावरण और उन सबको बांध लेते हो, स्पंदित करते हो, उसको नाटक के पाठ के साथ जोड़ लेते हो, उससे सब में उस चरित्र का स्पंदन स्पंदित होने लगता है। तो ऐसे अरविंद भाई, ऐसे अनगिनत अनुभव है, यहाँ के नहीं है, यूरोप के भी अनुभव है, मणिपुर के भी अनुभव है, खुर्जा के भी अनुभव है, दिल्ली के भी अनुभव। ऐसे क्या होता है ना कि दर्शन पे इतना समय चला जाता है कि मेरे अंदर के कलाकार की जो छोटी छोटी विशेष अनुभूतियां हैं, जो अविरल हैं, जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो कभी आपके साथ और शेयर करेंगे और मजा आएगा। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात करके अपनी हम लोग विदा मैं लेना चाहता हूँ आपसे, कि मैं एक कलाकार को जानता हूँ और बहुत करीब से जानता हूँ, और उसके साथ समस्या ये थी कि वो थोड़ा हकलाता था। हकलाना समझ रहे हैं आप? तो उसे नाटक करने की बड़ी इच्छा थी, और चूंकि हकलाने की वजह से उसका लोग बहुत मजाक उजाक उड़ाते थे, क्लास में भी और कॉलेज में भी और मोहल्ले वाले रिश्तेदार भी। तो उसने जब नाटक करने की इच्छा जाहिर की, तो हमारे भी टीम में लोगों ने कहा कि ये डायलॉग डिलीवरी कैसे करेगा। हमने कहा नहीं, ट्राई करके देखा जाए इसको। और आप ताज्जुब करेंगे कि जो उसे रोल दिया जाता था, जब वो स्टेज पर उतरता था या रिहर्सल जब करता था, तो उसका हकलाना एकदम बंद हो जाता। माने ये तो चीज मैंने भी महसूस की।
भाई मुझे वो कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये कह बोलता दूं था, कि मैंने फ्लुएंटली बोलता था, और स्टेज से आने के बाद जब उसको लोग बधाई देते थे तो फिर वो थोड़ा थोड़ा हकलाने लगता था, लेकिन स्टेज के दौरान वो बिल्कुल कहीं ना अटकता था और ना कुछ। उसको बड़े बड़े रोल मैंने दिए थे। मेरे पास ऐसे हजारों अनुभव हैं जो मौत से निकल करके जिंदगी की तरफ लौटे हैं। अभी रोहित वेमुला वाला नाटक जो है, उसको देख करके एक ने कहा कि मैं समाज से जूझते जूझते आत्महत्या करने की सोच रहा था, लेकिन इस नाटक के बाद मैं नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारे वर्ग के साथ मैंने काम किया है। या बदलाव जो होता है, जैसे मैं बच्चों के साथ काम कर रहा था, विशेषकर बाल मजदूरों के साथ। तो जब नाटक करते हुए उनको मालिक ने तालियां बजाई, तो उनके बच्चों को मन में सवाल आया, हम इनके यहाँ काम करते तो उनको माँ बहन की गालियां देते, हम नाटक करते तो तालियां बजाते। और वहां से उनके मन में जो आया, ये समाज हमारा है, वी आर नॉट हियर जस्ट टू सर्व द सोसाइटी, ये समाज हमारा भी है, हम केवल। तो वो जो विश्वास, और वहां से देखिए हजारों। अब मैं रंगकर्मी हूँ, किसी का एक पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरा बचपन नाटक के, आपको बताऊं, 2003 तक हमने, 94 से 2003 तक हमने उसकी गिनती की, 12,000 से ज्यादा प्रयोग हुए। है किसी हिंदी की साहित्य पत्रिका में इस बारे में लिखने के लिए? है किसी रंगकर्मी की ये जानकारी में? और उससे 50,000 से ज्यादा बाल मजदूरों ने स्कूल का मुंह देखा है, और उसमें से कई लोगों ने कई सालों तक रंगकर्म किया। तो ये अनूठे अनुभव हैं जो एक एक आपके साथ साझा चलिए करेंगे। बढ़िया है, बढ़िया है। फिर नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे तो आपके साथ फिर बातचीत करेंगे, और हमारे दर्शकों को काफी कुछ अच्छा लगा होगा। और आपने बातें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रखी। इसी के साथ मैं आपसे मैं विदा लेता हूँ। एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, बस दो शब्द। हम हमेशा बोलते हैं हम हैं, हम हाँ, हैं। हाँ, चलिए ठीक है, हम भी हैं आपके साथ। शुक्रिया भाई, ठीक। वो हम हैं में आप हैं शामिल, भी हाँ, की चलिए जरूरत नहीं है भाई। ठीक चलिए, है। बहुत बढ़िया। ओके, ओके। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।